नमस्कार दोस्तों जब से ये नया साल शुरू हुआ है तब से ही मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत से लोग न्यू ईयर के नाम पर पार्टी करने के लिए अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। कुछ लोग किसी रेस्टोरेंट में जाकर अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो कुछ नौजवान लड़के और लड़कियां क्लब वगैरह में जाकर पार्टी कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो न्यू ईयर की स्टार्टिंग में कहीं घूमने जाने का प्लान करते हैं। पर आज मैं आप लोगों के लिए जो कहानी लेकर आया हूँ, उस कहानी को सुनने के बाद आप लोग जब कभी भी किसी भी ट्रिप पर जाओगे तो उस ट्रिप पर जाने से पहले आपके मन में एक ख्याल जरूर आएगा। मेरे कहने का मतलब है कि उस ट्रिप के दौरान आप लोग जब कभी भी किसी भी होटल या ढाबे के ऊपर रुक कर खाना खाओगे तो आपके मन में ये बात जरूर आएगी कि कहीं ये वाला ढाबा या होटल भी बेनाम भाई ने उस कहानी में जिस ढाबे के बारे में बताया था उसकी तरह ही कोई भूतिया ढाबा तो नहीं है। क्या यहाँ पर भी कुछ वैसा ही तो नहीं हो रहा है जैसा उस ढाबे में हुआ था? और मेरा यकीन मानिए, सिर्फ ढाबे तक ही नहीं बल्कि इस कहानी को सुनने के बाद किसी भी जगह पर घूमने जाने से पहले आपको हर जगह में उस डर का एहसास होगा जिस डर को आप लोग आज तक जानबूझकर नजरअंदाज करते आए हों। हालांकि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इंसान को कहीं पर घूमने जाना ही नहीं चाहिए, पर क्या होता है कि जब अपन कहीं पर घूमने जाते हैं तो एंजॉयमेंट के चलते हम हर उस एक चीज को नजरअंदाज कर देते हैं जिसको नजरअंदाज करना कहीं ना कहीं आगे चलकर हमारे लिए खतरे की घंटी साबित हो जाता है। और ऐसा मैं आप लोगों से इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि आज की हमारी ये जो कहानी है वो हमारे एक सब्सक्राइबर ने ही हमें भेजी है। और ये जो घटना उनके साथ हुई थी ये आज से लगभग 9 साल पहले न्यू ईयर के टाइम पर ही हुई थी। पर जब से उनके साथ न्यू ईयर पर वो दिल दहला देने वाला मंजर हुआ था, उसके बाद से लेकर आज तक वो न्यू ईयर तो दूर की बात है बल्कि अपने घर के बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए भी घर से बाहर नहीं जाते हैं। और अगर आप लोगों ने भी इस कहानी को अंत तक सुन लिया तो आज की इस कहानी में डर और खौफ के साथ साथ आपको बहुत सी ऐसी चीजों के बारे में जानकारी मिलेगी और सीखने को मिलेगा जो हमारी डेली रूटीन लाइफ में कहीं ना कहीं हमारे साथ होती रहती हैं। पर क्योंकि हमें उन सब चीजों का इतना ज्यादा नॉलेज नहीं होता है, इस वजह से हम उन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अब यह भी जरूरी नहीं है कि हर उस शख्स के साथ ही ये सब चीजें होती हैं जो घर से बाहर घूमने के लिए जाता है या फिर कोई पार्टी करने के लिए जाता है, बल्कि कभी कभार किसी इंसान का ओहरा ऐसा होता है जो इस तरह की नेगेटिव एनर्जीज से उसका आमना सामना करवा देता है। या फिर आप गलती से किसी ऐसे रास्ते पर निकल जाते हो या फिर किसी ऐसी भटकती हुई रूह से आपकी बातचीत हो जाती है जो आपको तो देखने पर अपनी आंखों से किसी नॉर्मल इंसान की तरह ही लगती है, लेकिन वो वास्तव में होता कुछ और ही है जिसकी असलियत अगर उस वक्त आपको पता हो तो उससे बात करना तो दूर की बात है बल्कि आप वहां पर एक सेकंड के लिए भी रुक नहीं पाओगे। और मैं आप लोगों से ऐसा किस वजह से कह रहा हूं ये आपको आज की इस कहानी को सुनने के बाद पता चल जाएगा। तो चलिए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले जो भी लोग आज हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन को दबाने के बाद जो ऑल वाला ऑप्शन आता है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब तो कर लेते हो, लेकिन जब कभी भी मैं न्यूज स्टोरी अपलोड करता हूं तो उसका आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है। और उस चीज का रीजन यही है कि सब्सक्राइब करने के साथ आप वो जो घंटी वाला आइकन दिख रहा होता है उसको दबाने के बाद उसमें एक जो ऑल वाला ऑप्शन आता है उसको सेलेक्ट नहीं करते हो, तो इसी वजह से आप उसको दबाकर ऑल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। क्योंकि मैं रोजाना शाम को आप लोगों के लिए इसी तरह की डरावनी कहानियां लेकर आता रहता हूं। दरअसल आज की हमारी ये जो कहानी है वो राजस्थान के जयपुर शहर के रहने वाले 4 दोस्तों की है, जिनमें से एक का नाम पवन, दूसरे का नाम रोहित, तीसरे का नाम संजय और चौथे का नाम राहुल है। लेकिन हमसे ये जो कहानी शेयर की है वो संजय ने की है, तो इसीलिए आज की ये कहानी अपन संजय के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय है और मैं राजस्थान के जयपुर शहर का रहने वाला हूं। आज मैं आप लोगों के लिए जो कहानी लेकर आया हूं वो एक ऐसी कहानी है जिस कहानी को आज भी जब मैं याद करता हूं तो मुझे यकीन ही नहीं होता है कि वास्तव में ही हमारे साथ वो सब कुछ हुआ था। क्योंकि जो चीज हमारे साथ हुई थी वो सिर्फ मैंने उस वक्त तक भूतिया फिल्मों और डरावनी कहानियों में ही सुनी थी, लेकिन मुझे इस बात का कभी भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा ही कुछ असल जिंदगी में भी हमारे साथ हो सकता है। लेकिन जब से वो चीज हुई है
उसके बाद से मैं जितना भगवान को मानता हूँ उतना ही इन सब चीजों को भी मानने लग गया हूँ, क्योंकि जहां पर पॉजिटिव एनर्जी होती है वहीं पर कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी भी अपना अस्तित्व रखती है। भले ही वो किसी भी रूप में रखें, लेकिन अपन उस चीज को नकार नहीं सकते कि भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता। हालांकि मैं जानता हूं कि अब इस कहानी को सुनते वक्त बहुत से लोग यही सोच रहे होंगे कि ये कोई बनावटी कहानी है, असल में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। लेकिन मेरा यकीन मानिए, जिस दिन जिंदगी में आपके साथ ऐसा कुछ हो गया, उसके बाद आपके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं बचेंगे, और शब्द तो तब बचेंगे जब भगवान की कृपा से आप उस वक्त जिंदा बच जाओ। दरअसल ये बात आज से लगभग 9 साल पहले की है। कुछ ही दिनों बाद न्यू ईयर आने वाली थी, और जिस वक्त हम लोग कहीं बाहर घूमने की प्लानिंग कर रहे थे, उस वक्त क्रिसमस का टाइम चल रहा था। ऐसे में बेनाम भाई ने इंट्रो में मेरे जिन 3 दोस्तों का आपको नाम बताया, वो तीनों दोस्त ही कहीं पर घूमने जाने की बात बोल रहे थे। लेकिन उस वक्त मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, क्योंकि मुझे अपनी कंपनी में न्यू ईयर के बाद एक प्रेजेंटेशन देनी थी, जिसके प्रोजेक्ट में मैं लगा हुआ था। पर वो तीनों ही मुझे अपने साथ चलने के लिए काफी ज्यादा फोर्स करने लगते हैं। इसके साथ ही जब उन्होंने मुझसे कहा कि हम लोग जैसलमेर के डेजर्ट कैंप में घूमने के लिए जा रहे हैं, तो फिर वहां का नाम सुनने के बाद मेरा भी घूमने जाने का थोड़ा बहुत मन हो जाता है, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों से सुना था कि सर्दियों के टाइम पर जैसलमेर की ट्रिप में बहुत ज्यादा मजा आता है, और रात के वक्त वहां के डेजर्ट कैंप में जो नाच गाना और बाकी की सारी चीजें होती हैं, उनमें एक अजीब ही आनंद आता है। इसी वजह से मैं 31 दिसंबर तक अपने उस प्रोजेक्ट के काम को किसी भी तरीके से खत्म करके 1 जनवरी वाले दिन अपने उन तीनों दोस्तों के साथ जैसलमेर की ट्रिप के लिए निकल जाता हूं। अब यहां पर मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि राहुल के अलावा हमारे उस ग्रुप में जो 2 दोस्त थे, जिनका नाम पवन और रोहित था, वो लोग जयपुर के रहने वाले नहीं थे, बल्कि वो भोपाल के रहने वाले थे, और यहाँ जिस कंपनी में मैं काम किया करता था उसी कंपनी में काम करते थे। इसी वजह से हम लोगों ने एक ही सोसाइटी में एक ही फ्लोर के ऊपर अपने फ्लैट्स ले रखे थे। हालांकि हम चारों रहते अलग अलग फ्लैट में थे, लेकिन हमारे जो फ्लैट थे वो लगातार एक ही नंबर से थे। इसी वजह से ऑफिस के साथ साथ घर आने के बाद भी एक दूसरे का पड़ोसी होने की वजह से धीरे धीरे हमारी दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी। लेकिन ये चीज पहली बार थी जब हम लोग किसी इतनी लंबी ट्रिप पर जा रहे थे। हम लोगों ने यह तय किया था कि हम 5 दिन के अंदर इस ट्रिप को खत्म करके वापस लौट आएंगे, क्योंकि 6 जनवरी से हम चारों को ही अपने ऑफिस में ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। लेकिन हमें इस बात का जरा भी पता नहीं था कि 6 जनवरी तक शायद हम वापस लौट ही नहीं पाएंगे, और अगर लौट भी पाएंगे तो शायद चारों के चारों नहीं लौट पाएंगे। ऐसा मैं आप लोगों से किस वजह से कह रहा हूं, ये थोड़ी ही देर में आपको कहानी में आगे चलकर पता चल जाएगा, क्योंकि आगे चलकर कुछ ऐसा दर्दनाक हुआ था जिसकी अब तक आप लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी। दरअसल 1 जनवरी वाली न्यू ईयर पार्टी को एंजॉय करने के बाद जब हम लोग सुबह के लगभग 11 बजे के आसपास हमारी उस ट्रिप पर निकलने वाले थे, तो मेरे साथ जो राहुल था वो मुझसे कहता है कि यार सोनिया भी हम लोगों के साथ चल रही हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो सोनिया है वो राहुल की गर्लफ्रेंड थी। इसी वजह से जब राहुल ने उससे इस बात का डिस्कस किया कि हम लोग जैसलमेर की ट्रिप पर जा रहे हैं, तो फिर वो भी साथ चलने के लिए कहने लगी थी। लेकिन अब सोनिया के साथ चलने की वजह से हम पांचों लोग एक साथ एक ही कार में उस ट्रिप पर नहीं जा सकते थे, क्योंकि सफर लंबा था और ऐसे में एक ही कार में हम लोग परेशान हो सकते थे। इसी वजह से हम ये डिसाइड करते हैं कि हम 2 अलग अलग कार से चलेंगे, जिनमें से एक कार में तो मैं, राहुल और सोनिया रहेंगे और दूसरी कार में रोहित और पवन रहेंगे, क्योंकि रोहित के पास अपनी खुद की पर्सनल कार थी और मेरे पास भी खुद की कार थी। तो ऐसे में फिर यही डिसाइड होता है कि हम 2 अलग अलग कार से ही चलेंगे। अब जिस वक्त हम लोग जयपुर से जैसलमेर के लिए निकले थे, उस वक्त पवन और रोहित की जो कार थी वो हमसे आगे चल रही थी और हम लोग उनके पीछे पीछे चल रहे थे। लेकिन क्योंकि जनवरी का महीना था तो ऐसे में कोहरा बहुत ज्यादा था हाईवे के ऊपर चलते हुए, तो हमें इतनी ज्यादा परेशानी नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता गया और रात का वक्त हुआ तो फिर कोहरा इतना ज्यादा हो गया था कि हम लोग 20 की स्पीड से ज्यादा नहीं चल पा रहे थे। और जिस वक्त ये चीज हो रही थी उस वक्त तक हम लोग नागौर के आसपास पहुंच चुके थे। लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते कोहरे की वजह से पूरे हाईवे के ऊपर काफी तगड़ा जाम लग चुका था। 1 घंटे में गाड़ी मुश्किल से 5 किलोमीटर भी नहीं चल पा रही थी। ऐसे में हम लोग कार के अंदर बैठे बैठे काफी परेशान हो चुके थे।
पर तभी मैं देखता हूं कि हमारे से आगे जो रोहित और पवन की कार थी वो हमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। पहले तो हमने सोचा कि शायद ट्रैफिक में ही कहीं इधर उधर हो गई होगी, लेकिन जब काफी देर तक उनकी कार हमें कहीं पर भी दिखाई नहीं दी तो फिर राहुल पवन के पास कॉल लगाता है। पर कई बार कॉल लगाने के बावजूद उनका कॉल भी नहीं लग रहा था। लेकिन फिर 10 से 15 मिनट के बाद खुद से ही पवन का कॉल आता है और वो हम लोगों से पूछता है कि इस वक्त हम लोग कहाँ हैं। तो जिस वक्त उसका कॉल आया था उस वक्त हम लोग एक फ्लाईओवर के ऊपर मौजूद थे और ट्रैफिक की वजह से वहीं पर फंसे हुए थे। तो जैसे ही पवन ने हमारे मुंह से ये बात सुनी कि हम लोग उस फ्लाईओवर के ऊपर हैं, तो वो हमसे कहता है कि जैसे ही तुम लोग फ्लाईओवर से नीचे उतरोगे तो नीचे उतरने के बाद थोड़ी दूर आगे चलते ही लेफ्ट साइड में एक टर्न है जहां से एक सिंगल सड़क आ रही है। तो तुम लोग ऐसा करो कि उस सिंगल सड़क पर अपनी गाड़ी को मोड़ लेना, क्योंकि हम लोग उस सड़क पर निकल चुके हैं। अब जैसे ही पवन ने यह बात बोली तो मैं उससे कहता हूं कि यूं इस तरीके से किसी भी अनजान सड़क पर जाना ठीक नहीं है, और अगर तुम लोग उस सड़क पर निकल भी रहे थे तो तुम्हें हमें कॉल करके बताना चाहिए था। अब जैसे ही मैंने ये बात बोली तो पवन सामने की तरफ से कहता है कि जब हम लोग इस सड़क के ऊपर निकल रहे थे उस वक्त तुम्हारा फोन ही नहीं लग रहा था। अभी वो ये बात बोल ही रहा था कि तभी अचानक से ही उसका कॉल कट जाता है, और उसके बाद हमने उसके नंबर पर कई बार कॉल लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन नेटवर्क से बाहर आ रहा था। लेकिन फिर कुछ ही देर बाद जब हमारी कार धीरे धीरे जब ट्रैफिक आगे चला तो जैसे ही हम उस फ्लाईओवर से नीचे उतरे तो नीचे उतरने के बाद थोड़ी दूर आगे ही हमें पवन के बताए अनुसार उस हाईवे के बगल में एक सिंगल सड़क दिखाई देती है। तो अब हम लोग भी हमारी कार को उस सिंगल सड़क के ऊपर ही उतार लेते हैं और उसके बाद हम उसके ऊपर ही चलते जा रहे थे। लेकिन जैसे ही हम उस सड़क पर लगभग 1 से 2 किलोमीटर आगे आए तो उतना आगे आते ही हम लोगों को ये एहसास होता है कि शायद हम लोग इस सड़क पर गलत ही आ गए हैं, क्योंकि हाईवे के ऊपर तो इतनी सारी गाड़ियां थीं, इस वजह से वहां पर कोहरा थोड़ा कम था। लेकिन उस सिंगल सड़क पर जो कि खेतों के बीच से होकर गुजर रही थी उस पर काफी ज्यादा कोहरा था, जिसकी वजह से हमें मुश्किल से आगे का 10 फीट का भी दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि गाड़ी के फॉग लैंप चालू थे, लेकिन उसके बावजूद भी धुंध इतनी ज्यादा थी कि हम हमारी गाड़ी को बिल्कुल स्लो ही चला पा रहे थे। ऐसे में उस रफ्तार को देखकर तो हम लोग यही सोचते हैं कि इससे अच्छा तो हम उस ट्रैफिक में ही फंसे हुए थे तो बढ़िया था। इसके साथ ही मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बात और बता दूं कि जिस वक्त हम लोग उस सिंगल सड़क पर उतरे थे उस वक्त रात के लगभग 1 से 1:30 बजे का टाइम हो रहा था। ऐसे में उस वक्त तक हम लोगों को हल्की फुल्की भूख भी लगाई थी, और सबसे ज्यादा तो सोनिया बार बार कह रही थी कि यार कहीं पर कोई ढाबा या फिर होटल आती है तो कार को रोक लेना, मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है। लेकिन सोनिया के ऐसा कहने पर मेरे बगल में ही आगे वाले सीट पर बैठा हुआ राहुल उससे कहता है कि यार इस सिंगल सड़क पर तुम्हें भला कहाँ से कोई होटल मिलेगी, होटल तो उस हाईवे के ऊपर ही मिल सकती थी। अब जब हमारे बीच ये सब बातें हो रही थी उस वक्त तक हम उस सड़क पर काफी ज्यादा आगे आ चुके थे, पर उस वक्त ना ही तो हमें कुछ आगे का ठीक तरीके से दिखाई दे रहा था और ना ही पीछे का कुछ ठीक तरीके से दिखाई दे रहा था, जिसके चलते हमें ऐसा लग रहा था कि हम किसी सफेद रंग के बादल में फंस चुके हैं, क्योंकि गाड़ी के चारों तरफ बिल्कुल सिर्फ धुंध ही धुंध थी। लेकिन तभी दूर हमें एक पीले रंग की टिमटिमाती हुई सी रोशनी दिखाई देती है, जो कि उस सड़क के बिल्कुल बगल से ही नजर आ रही थी। और जिस वक्त हमें वो पीले रंग की टिमटिमाती हुई रोशनी दिखाई दी थी उस वक्त तक हम लोग उस सड़क पर लगभग 20 से 25 किलोमीटर तक आगे आ चुके थे। लेकिन वहां तक आने के बाद भी हम लोगों ने पवन और रोहित के फोन पर कई बार कॉल लगाने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन लग ही नहीं रहा था और ना ही हमें आगे की तरफ उनकी कार कहीं पर दिखाई दे रही थी। लेकिन तभी सोनिया कहती हैं कि यार सामने की तरफ वो जो हल्की पीली रोशनी दिखाई दे रही है, लगता है वहां पर कोई ढाबा या फिर होटल है। अगर ऐसा ही कुछ हो तो तुम लोग वहां पर कार को रोक लेना। सोनिया के ऐसा कहते ही जैसे ही हम लोग उस पीली रोशनी के पास पहुंचते हैं तो सोनिया की कही हुई वो बात सही साबित हो जाती है। यानी कि वहां पर एक छोटा सा ढाबे के जैसा कुछ बना हुआ था, जिसके बाहर उस पीली रोशनी के बगल में ही एक तंदूर जला हुआ था। और वो जो पीली रोशनी हम लोगों को इतनी दूर से दिखाई दे रही थी वो एक पीले रंग के बल्ब की रोशनी थी, जो कि अजीब तरीके से टिमटिमा रहा था। पर जैसे ही हमारी कार उस ढाबे के पास में पहुंची तो हम लोग कार में बैठे बैठे ही देखते हैं
कि उसके बाहर एक भट्टी नुमा तंदूर तो जल रहा था, लेकिन वहां पर हमें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। यानी कि हमारे जैसा कोई भी मुसाफिर उस ढाबे पर मौजूद नहीं था और ना ही कोई ढाबे वाला हमें बाहर की तरफ दिखाई दे रहा था। इसी वजह से एक बार तो हम लोग ये मन बनाते हैं कि हम यहां से निकलते हैं, लेकिन फिर सोनिया की सोच कर हम लोग वहां पर रुक जाते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों उस वक्त बार बार मेरा मन मुझे ये कह रहा था कि इस जगह पर रुकना ठीक नहीं है। और शायद ऐसा इस वजह से हो रहा था क्योंकि जब कभी भी आप किसी जगह पर फंसने वाले होते हैं जहां पर आपको कोई खतरा हो सकता है, तो आपके जो इष्ट देव हैं या फिर आप जिस भी चीज को सबसे ज्यादा मानते हो, वो कहीं ना कहीं आपको ऐसा संकेत देते हैं कि आप उस जगह से दूर चले जाओ। पर जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो बार बार आपको अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती हैं। इसी वजह से मेरे साथ में जो राहुल और सोनिया थे वो मुझसे कहते हैं कि यार थोड़ी देर रुककर कुछ हल्का फुल्का चाय पानी पी लेते हैं। अब उनके ऐसा कहते ही मैं अपनी कार को उस ढाबे के बिल्कुल बगल में लगा देता हूँ और फिर हम तीनों ही गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं। लेकिन गाड़ी से नीचे उतरने के बाद जब हमने चारों तरफ नजर फैलाकर देखी तो उस वक्त सड़क के बगल में उस एक ढाबे के अलावा कहीं पर भी दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। बस हर तरफ खाली पड़े हुए खुले खेत और उनमें मौजूद कुछ इक्के दुक्के पेड़ दिखाई दे रहे थे। हालांकि उस वक्त हम लोग ज्यादा दूर तक तो नहीं देख सकते थे क्योंकि कोहरा बहुत ज्यादा था, पर जितना भी देख पा रहे थे उतने में हमें उस ढाबे के आसपास में ना ही तो कोई मकान दिखाई दे रहा था और ना ही वहां पर उसके अलावा कोई दूसरा ढाबा या फिर और कुछ मौजूद था। इसके साथ ही वहां पर एक अजीब तरह का सन्नाटा फैला हुआ था। तंदूर में जो आग जल रही थी उसमें भी चिंगारियों की आवाज नहीं आ रही थी, बल्कि वो आग भी इतने शांत तरीके से जल रही थी जैसे कि वो कोई बनावटी आग हो। पर तभी हम तीनों ही उस ढाबे के सामने की तरफ जाते हैं, लेकिन सामने जाने के बाद भी हमें ना ही तो बाहर की तरफ कोई दिखाई देता है और ना ही जहां तक अंदर हमारी नजर जा रही थी वहां पर कोई दिखाई दे रहा था। ऐसे में एक पल के लिए तो हम लोग ये सोचते हैं कि यहां से निकल जाते हैं, पर जैसे ही हम तीनों ने आपस में एक दूसरे से ये बात कही कि लगता है यहां पर तो कोई नहीं है, हम लोग आगे किसी दूसरे ढाबे पर ही देख लेंगे, तो हमारे ऐसा बोलते ही अंदर की तरफ से हमें किसी के खांसने की आवाज सुनाई देती है। और जिस तरीके की वो खांसने की आवाज थी उस आवाज से मुझे इतना तो अंदाजा हो गया था कि अंदर की तरफ जो कोई भी है वो कोई बूढ़ा शख्स है। पर तभी उस आवाज को सुनने के बाद जब राहुल थोड़ा अंदर की तरफ जाता है तो उसे वहां पर सच में ही एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। उस बूढ़े आदमी को देखकर वो हम दोनों की तरफ अंदर आने के लिए इशारा करता है, जिसके चलते हम दोनों भी वहां अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद मुझे दिखाई देता है कि एक बूढ़ा सा आदमी एक काउंटर पर लालटेन के सहारे कुछ सब्जियों को काट रहा था। लेकिन जैसे ही वो हम तीनों को वहां अंदर आते हुए देखता है तो बड़ी ही गौर से हम लोगों की तरफ एक तक देखते ही रहता है, लेकिन मुंह से कुछ बोलना नहीं है। कुछ देर की खामोशी के बाद मैं खुद ही बोल पड़ता हूं कि अरे बाबा, हमें चाय मिलेगी। तो मेरे ऐसा कहने पर वो मुंह से तो कुछ नहीं बोलता है, लेकिन अपनी गर्दन को हाँ में हिलाता है और फिर हमें बाहर की तरफ जो कुर्सी टेबल लगी हुई थी उनकी तरफ बैठने के लिए इशारा करता है। उसके द्वारा वैसा इशारा करते ही हम तीनों वहां से वापस बाहर की तरफ आकर जो कुर्सियां थीं उनके ऊपर बैठ गए थे। लेकिन जिस वक्त वो बूढ़ा आदमी उस ढाबे के अंदर हमारे लिए चाय बना रहा था उस वक्त वो हमें आगे की तरफ लगी हुई एक खिड़की से साफ साफ दिखाई दे रहा था। हालांकि बाहर आने के बाद हम तीनों वहां बैठकर रोहित और पवन के बारे में ही चर्चा कर रहे थे कि ना ही तो अब तक उनका खुद से कोई कॉल आया है और ना ही उनके फोन पर कॉल लग रहा है। ऐसे में ना जाने वो दोनों कितना आगे तक चले गए हैं। अब जब हम तीनों के बीच में ये बातचीत हो रही थी तो उस दौरान भी मेरी नजर लगातार उस बूढ़े आदमी की तरफ ही थी और जब मैं लगातार उसे नोटिस कर रहा था तो मैं देख रहा था कि वो बूढ़ा बिल्कुल शांत था। चेहरे पर किसी भी तरह का कोई भाव नहीं था, ना ही कोई टेंशन वाला, ना ही दुख वाला और ना ही कोई खुशी वाला। और फिर उसके चेहरे पर काफी लंबी सारी दाढ़ी और सिर पर लंबे लंबे बाल भी थे, जिसकी वजह से उसके चेहरे के हाव भाव को समझ पाना इतना ज्यादा आसान भी नहीं था। पर तभी वो हमारे लिए वहां पर वो चाय लेकर आ जाता है, जिसके बाद हम लोग उसकी दी हुई चाय की जैसे ही एक एक चुस्की लेते हैं तो मेरा यकीन मानिए मैंने उससे पहले अपनी पूरी लाइफ में उतनी अच्छी चाय नहीं पी थी। पता नहीं क्यों, लेकिन उस चाय में एक अजीब सा स्वाद था
जिसको पीते ही पूरे तन बदन में एक अजीब सा करंट दौड़ गया था और मन कर रहा था कि मैं उस चाय को लगातार पिए ही जाऊं। लेकिन उस वक्त हम लोगों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस चाय को हम लोग इतना अच्छा समझकर पिए जा रहे हैं वो चाय नहीं बल्कि कुछ और ही है। पर तभी मुझे अचानक से ही चाय पीते पीते ही टॉयलेट लगती है, तो इसीलिए मैं अपनी चाय को बीच में अधूरा छोड़कर ही उस ढाबे वाले बूढ़े आदमी से कहता हूँ कि बाबा मुझे जरा टॉयलेट जाना है, यहाँ कहीं आसपास में कोई व्यवस्था है? तो मेरे मुंह से ऐसा सुनते ही वो बूढ़ा आदमी मुझे ढाबे के पीछे की तरफ जाने के लिए इशारा करता है। उसका इशारा पाकर मैं उस ढाबे के बगल से पीछे की तरफ जाने लगता हूँ। लेकिन उस वक्त वहां पर अंधेरा और कोहरा इतना ज्यादा था कि मुझे अपने पैरों में जो घास फूस था उसके अंदर का कुछ ठीक तरीके से दिखाई नहीं दे रहा था। इसी वजह से मैं अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट चालू कर लेता हूँ और उस फ्लैशलाइट की रोशनी के सहारे ही धीरे धीरे पीछे की तरफ जाने लगता हूँ। जब मैं उस ढाबे के ठीक पीछे की तरफ गया तो मुझे उसके पीछे 2 टॉयलेट के जैसे कुछ बने हुए दिखाई देते हैं, जिनके अंदर खड़े होकर अपन टॉयलेट कर सकते थे। इसी वजह से मैं उनमें से एक टॉयलेट के अंदर घुसकर जब टॉयलेट कर रहा था तो उस वक्त मेरे गिरते हुए टॉयलेट की आवाज के अलावा मुझे वहां पर एक दूसरी आवाज और सुनाई देने लगती है। और वो आवाज कुछ इस तरह की थी जैसे कि कोई किसी चीज को अजीब तरीके से खा रहा हो। ऐसे में उस आवाज को सुनकर पहले तो मुझे लगा कि शायद ढाबे में अंदर की तरफ कोई कस्टमर बैठा हुआ है जो कि इस तरीके से खाना खा रहा है। लेकिन तभी जब मैंने उस आवाज को गौर से सुना तो उस आवाज को सुनकर मुझे ये एहसास हुआ कि ये तो कोई खाना खाने के जैसी आवाज नहीं है, बल्कि ये तो किसी लचीली चीज को खाने के जैसी आवाज है। यानी कि आप लोग इस तरीके से समझ सकते हो कि जब अपन किसी तरबूज को सीधा मुंह से खाते हैं तो उस वक्त जैसी आवाज निकलती है, ठीक वैसी ही आवाज वहां पर टॉयलेट करते वक्त मुझे सुनाई दे रही थी। पर 5 से 7 सेकंड के बाद जैसे ही मैंने टॉयलेट किया और थोड़ा पीछे की तरफ मुड़ा तो पीछे की तरफ मुड़ते ही मुझे महसूस हुआ कि वो जो आवाज है वो तो मेरे बिल्कुल पास से ही आ रही है। इसी वजह से मैं धीरे धीरे जिस तरफ से वो आवाज आ रही थी उस तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता हूँ। जब मैं उस आवाज की तरफ जाने लगा तो मैंने नोटिस किया कि वो आवाज उस ढाबे के अंदर से ही आ रही थी, लेकिन उस ढाबे के ठीक पीछे की तरफ एक दरवाजा बना हुआ था और वो आवाज उस दरवाजे के अंदर से ही आ रही थी। इसी वजह से उस ढाबे की पीछे वाली दीवार के पास चिपक कर कुछ देर के लिए तो मैं उस अजीब सी खाने वाली आवाज को गौर से सुना। और जब मुझे ये कंफर्म हो गया कि ये आवाज उस दरवाजे के ठीक पीछे से ही आ रही है तो मैं एक झटके के साथ ही उस दरवाजे को खोल देता हूं और दरवाजे को खोलने के साथ ही मेरे हाथ में जो मोबाइल था उसकी फ्लैश लाइट को सामने की तरफ डालता हूं। पर मेरा यकीन मानिए, उस दरवाजे को खोलकर सामने की तरफ फ्लैश लाइट डालते ही मुझे एक ही सेकंड में उस चीज का इतना बुरा पछतावा हुआ था कि मैं आपको शब्दों में भी बयान नहीं कर सकता। क्योंकि सामने की तरफ उस वक्त जो कुछ भी था उसको देखते ही मेरे मन में यही विचार आया कि इससे अच्छा तो मैं इस आवाज को नजरअंदाज करके ही यहां से निकल जाता और इस तरफ ना आता तो ही मेरे लिए बेहतर था। क्योंकि वो जो कुछ भी वहां पर हो रहा था उसको देखते ही मेरा कलेजा मुंह को आ गया था और डर के मारे मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। इसके साथ ही जो कुछ मैंने अपनी आंखों के सामने देखा था उसकी वजह से मुझे इतना ज्यादा दुख हुआ था कि उस वक्त मैं रोना तो चाहता था, लेकिन दूसरी तरफ अपनी आंखों के सामने जो भयानक मंजर था उसको देखकर डर के मारे मुझे रोना भी नहीं आ रहा था। और ये सब चीज 4 से 5 सेकंड के अंदर अंदर ही हुई थी, क्योंकि जैसे ही मैंने उस दरवाजे को खोला तो मुझे दिखाई दिया कि सामने की तरफ एक 24 से 25 साल की लड़की बैठी हुई है, जिसने की चनिया चोली पहन रखा है। पर वो वहां पर बैठी बैठी कुछ खा रही थी। वो जो कुछ भी था वो नीचे फर्श पर पड़ा हुआ था और वो लड़की उसके पास में बिल्कुल अजीब तरीके से बैठकर सीधा अपने मुंह से ही वो जो कुछ भी था उसको खा रही थी। अब एक पल के लिए तो जब मेरी फ्लैशलाइट सबसे पहले सामने की तरफ पड़ी तो उस लड़की के चेहरे के ऊपर पड़ती है और उसके चेहरे के ऊपर फ्लैशलाइट की रोशनी पड़ते ही जैसे ही मुझे उसका वो चेहरा दिखाई दिया तो अचानक से ही मेरे हाथ से मेरा फोन हल्का सा गिरने के जैसा होता है और तभी उस फोन की फ्लैशलाइट की रोशनी उसके सामने नीचे फर्श पर जो कुछ भी पड़ा हुआ था जिसको वो खा रही थी उसकी तरफ गिरती है। और जैसे ही वो रोशनी उस चीज के ऊपर गिरती है और मुझे वो दिखाई देती है तो उसको देखते ही उस वक्त डर के मारे
मेरे पैर इस तरीके से कपकपाने लगे थे जैसे कि मैं किसी बर्फीले इलाके में बिना कपड़ों के खड़ा हुआ हूं, क्योंकि उस वक्त उस लड़की के सामने कोई खाने की चीज नहीं थी, बल्कि किसी इंसान की लाश पड़ी हुई थी, और वो लाश बिल्कुल बिना कपड़ों की थी। पर मेरे लिए जो सबसे ज्यादा खौफनाक बात थी वो ये थी कि वो लाश किसी और की नहीं, बल्कि हमारे से आगे वाली घड़ी में जो हमारे दो दोस्त रोहित और पवन थे, उनमें से वो लाश पवन की थी। अब पवन को अपनी आंखों के सामने उस हालत में देखकर आप लोग समझ सकते हो कि उस वक्त मेरी क्या हालत हुई होगी, क्योंकि वो जो लड़की थी जो उसके पास में बैठकर कुछ खा रही थी, वो और कुछ नहीं बल्कि पवन की लाश को ही सीने के बीच में से फाड़कर उसकी अतड़ियों को निकाल कर खा रही थी, और आसपास के फर्श में और दीवारों पर चारों तरफ पवन का खून गिरा हुआ था। इसके साथ ही एक पल के लिए जैसे ही उस लड़की के चेहरे के ऊपर जब शुरुआत में मेरे फोन की रोशनी पड़ी थी, तो वो अचानक से ही अपना सिर उठाकर जब मुझको देखती है, और उस दौरान जैसे ही मुझे उसका वो हुलिया दिखाई देता है, तो उसके हुलिये को देखते ही मेरी फटकर पिचेतर हो गई थी, क्योंकि उस लड़की का जो चेहरा था वो था तो किसी इंसान के जैसा ही, लेकिन दिखने में इतना ज्यादा डरावना था कि उससे पहले उतना ज्यादा डरावना चेहरा मैंने किसी भूतिया फिल्म में भी नहीं देखा था। उस वक्त उसके मुंह से किसी शिकारी जानवर की तरह लंबे लंबे दांत निकले हुए थे, जिनके सहारे से वो सीधा अपने मुंह से ही पवन की अतड़ियों को और बाकी के अंगों को निकालकर चबा चबा कर खा रही थी। इसके साथ ही उसकी लाश में जो खून भरा हुआ था उसको भी वो अजीब तरह की आवाज कर करके पी रही थी। पर मुझको वहां पर देखकर कुछ और रिएक्ट करने के बजाय वो मेरी तरफ देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराने लगी थी। ऐसे में उस वक्त मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं अब आगे क्या करूं, क्योंकि पवन की लाश को वहां पर देखते ही मुझे सारा का सारा माजरा समझ में आ गया था। लेकिन मेरे लिए जो सबसे बड़ी दुविधा वाली बात थी वो ये थी कि अगर पवन की लाश वहां पर थी तो फिर रोहित कहाँ था। अभी मैं ऐसा सोच ही रहा था कि तभी अचानक से ही मेरी नजर उस कमरे की जो दीवार थी उसकी तरफ जाती है, और जैसे ही मैं उसकी दीवार की तरफ देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि उस दीवार के ऊपर एक लोहे की बड़ी सी कील ठुकी हुई है, और उस कील के सहारे किसी इंसान का कंकाल टंगा हुआ है, जिसके ऊपर फटे हुए कपड़े भी हैं, और उसकी हड्डियों से उसका जो मांस था वो भी पूरी तरीके से हटा नहीं था। यानी कि उस वक्त उसका वो कंकाल कुछ इस तरह का लग रहा था जैसे कि किसी शिकारी जानवर ने उसको नोच नोच कर खा लिया हो, और उसका आधा मांस और बाकी की चीजें अभी भी उस कंकाल पर लगी हुई थी। पर उसके ऊपर जो कपड़े थे, उन कपड़ों को देखते ही मुझे ये समझ में आ गया था कि वो कंकाल किसका है, क्योंकि उस कंकाल के ऊपर वही कपड़े थे जो उस ट्रिप पर आने के दौरान रोहित ने पहन रखे थे। इसका मतलब साफ था कि पवन की लाश को उस तरीके से खाने से पहले ही वो जो लड़की की तरह दिखने वाली चुड़ैल थी वो रोहित की लाश को खा चुकी थी। इसका मतलब वो एक नरभक्षी चुड़ैल थी। पर वो चीज देखते ही मुझे समझ में आ गया था कि शायद आज मेरी भी यहीं पर मौत तय है, और जिस तरीके से इस चुड़ैल ने रोहित और पवन को खाया है, अब ये मुझे भी उसी तरीके से बीच में से फाड़ कर खाने वाली है। पर इससे पहले कि ऐसा कुछ हो पाता, मुझे पीछे की तरफ से राहुल की आवाज सुनाई देती है, और जैसे ही राहुल की आवाज आती है तो एक सेकंड के लिए जब मैं पीछे की तरफ पलट कर देखता हूं तो राहुल मेरे ठीक पीछे उस दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ था, और वहां पर खड़ा खड़ा मुझसे कहता है कि यार भाई कितना टाइम लगा दिया, मैं और सोनिया कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, भला तुम यहां अंदर घुसकर क्या कर रहे हो। अभी राहुल ये बात बोल ही रहा था और उस दौरान मेरा मुंह राहुल की तरफ ही था कि तभी अचानक से ही मुझे मेरे ठीक पीछे से किसी चीज को बहुत तेजी से घसीटने की आवाज सुनाई देती है, और जैसे ही मुझे वो आवाज आती है तो मैं फिर से जब पीछे की तरफ पलट कर देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि अब वहां पर पवन की लाश नहीं थी, और ना ही वो नरभक्षी चुड़ैल थी जो कि एक लड़की के रूप में अभी थोड़ी देर पहले ही उसकी लाश को खा रही थी। लेकिन मोबाइल की फ्लैशलाइट की रोशनी में मुझे फर्श के ऊपर उसके खून के निशान जरूर दिखाई दे गए थे, जिनको देखकर मुझे समझ में आ गया था कि वो उसकी लाश को घसीटते हुए उस ढाबे में आगे की तरफ कहीं ले गई हैं। पर यही मेरे लिए अपनी जान बचाने का सबसे अच्छा मौका था। इसी वजह से मैं तुरंत वहां से काफी घबराहट में उस दरवाजे को बाहर की तरफ से कुंडी लगाकर राहुल के साथ उस ढाबे के पीछे से आगे की तरफ आने लगता हूं। और जब मैं राहुल के साथ
पीछे से आगे की तरफ आ रहा था। उस दौरान जब राहुल ने मेरे को उतना घबराया हुआ देखा तो वो मुझसे पूछता भी है कि आखिर हुआ क्या है। तो उस वक्त मैं उसे सिर्फ इतना बोल पाता हूं कि हमारा यहां पर रुकना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, हमें जल्द से जल्द यहां से निकलना होगा। अभी मैं इतना बोलते बोलते राहुल के साथ उस ढाबे के आगे की तरफ आया ही था जहां पर सोनिया पहले से राहुल के साथ बैठी हुई थी। पर राहुल सोनिया को अकेली छोड़कर ही मुझे बुलाने के लिए पीछे की तरफ चला गया था। लेकिन अब जैसे ही मैं और राहुल आगे की तरफ आए तो मैं देखता हूं कि उस वक्त सोनिया को वही लड़की एक खाने की प्लेट पकड़ा रही है और सोनिया उससे वो प्लेट लेकर उसे सामने की तरफ टेबल पर रखकर हम दोनों की तरफ हाथ से आने का इशारा करती हैं। लेकिन जैसे ही मैं उस लड़की को वहां पर देखता हूं तो मैं बहुत ज्यादा अचंभित रह जाता हूं, क्योंकि अभी कुछ सेकंड पहले ही जब मैंने उसको देखा था तो उसका पूरा मुंह खून से सना हुआ था और उसके हाथों पर इतने लंबे लंबे नाखून थे कि जिनको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पूरी तरीके से सड़कर गल चुके हैं और कई सालों से जैसे उसने अपने नाखून ही न काटे हों। इसके साथ ही उसके मुंह में तो किसी जानवर की तरह लंबे लंबे नुकीले दांत भी थे। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं था, वो बिल्कुल किसी नॉर्मल लड़की की तरह ही दिखाई दे रही थी। हालांकि थी तो वो उन्हीं चनिया चोली में, लेकिन उस वक्त उन चनिया चोली के ऊपर भी पवन और रोहित के खून का कोई नामो निशान नहीं था। ऐसे में उस वक्त एक पल के लिए तो मैं सोचता हूं कि क्या पीछे की तरफ जो कुछ भी मैंने देखा था वो मेरी आंखों का धोखा था, या फिर अब जो कुछ मैं देख रहा हूं वो धोखा है। लेकिन चाहे जो कुछ भी हो, अब मैं वहां पर एक पल भी नहीं रुकना चाहता था। इसी वजह से मैं राहुल के साथ जैसे ही सोनिया के पास पहुंचा तो मैं उससे कहता हूं कि सोनिया, तुम जल्दी से यहां से चलो, आगे रोहित और पवन के साथ कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी हो गई है, हमें जल्द से जल्द वहां पर पहुंचना होगा। अब ये बात मैंने बहाना बनाते हुए कही थी, क्योंकि मुझे ये तो अच्छी तरीके से पता था कि रोहित और पवन मारे जा चुके हैं। लेकिन मैं ये बात उसी वक्त उन लोगों को नहीं बताना चाहता था, और इस तरह के बहाने के बिना अगर मैं जल्दबाजी में वहां से निकलने की कोशिश करता तो वो लोग शायद वहां से निकलते भी नहीं। लेकिन ढाबे के पीछे से आते वक्त जब मैंने उस लड़की को सोनिया को वो खाने की प्लेट देते हुए देखा था, और वहां से चलकर जब तक मैं सोनिया के पास आया था तब तक सोनिया ने उस प्लेट में से 2-4 निवाले खा लिए थे, और ना जाने कैसे पर उन 2-4 निवालों को खाते ही सोनिया उस खाने की प्लेट के ऊपर बिल्कुल टूट पड़ी थी। उस वक्त वो उस खाने को कुछ इस तरीके से खा रही थी जैसे कि वो कई दिनों से भूखी हो। और ताज्जुब वाली बात यह थी कि रोहित और पवन के साथ किसी इमरजेंसी के होने की बात को सुनने के बावजूद भी वो वहां से उठकर हमारे साथ चलने के लिए तैयार नहीं थी। ना जाने उस वक्त उसको उस खाने की प्लेट में ऐसा क्या मिल गया था कि वो उसको छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। हालांकि जब मैंने 1-2 बार उसे उठने के लिए कहा तो वो मुझसे कहती हैं कि अरे यार 10 मिनट बाद पहुंच जाएंगे, पर मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है, और देखो इन दीदी ने कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है। ये जो सब्जी है ये तो इतनी ज्यादा टेस्टी है कि तुम लोग भी जब इसे खाओगे तो उंगलियां चाटते ही रह जाओगे। ये बात सोनिया ने लगातार वो सब कुछ खाते हुए ही बोली थी, पर जैसे ही उसने ये बात बोली और मैं एक पल के लिए उस नरभक्षी चुड़ैल की तरफ देखता हूं जो कि उस वक्त वहां पर बिल्कुल एक साधारण लड़की के रूप में थी, पर जैसे ही मेरी और उसकी नजर मिलती है तो वो मेरी तरफ देखकर अजीब तरीके से और काफी डरावनी मुस्कान के साथ मुस्कुराती हैं। और जैसे ही वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराती हैं तो मुस्कुराने के दौरान मुझे उसके मुंह के अंदर वही 2 लंबे लंबे नुकीले दांत दिखाई देते हैं, जिनको देखकर मुझे पक्का यकीन हो गया था कि पीछे की तरफ जो कुछ भी मैंने देखा था वो कोई मेरी आंखों का धोखा या फिर भ्रम नहीं था, बल्कि इस वक्त यहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो इस चुड़ैल के द्वारा बनाया गया एक जाल है। और शायद हो सकता है पवन और रोहित के साथ भी यहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ हो सकता है उस वक्त उस लड़की ने सोनिया को जो खाने की प्लेट लाकर दी थी उसमें उसने कुछ ऐसा मिलाया हो जिसकी वजह से उसको खाने वाला थोड़ी ही देर में वहां पर बेहोश हो जाए। इस तरह के उस वक्त मेरे दिमाग में कई तरह के विचार आ रहे थे, लेकिन सोनिया जो थी वो वहां से उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन जिस दौरान राहुल और मैं सोनिया को बार बार वहां से चलने के लिए कह रहे थे, उस दौरान वो लड़की अजीब तरीके से चलते हुए फिर से उस ढाबे के अंदर चली गई थी। पर तभी अचानक से ही कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से सोनिया खुद ही अजीब तरीके से चिल्लाते हुए उस खाने की टेबल के ऊपर से उठ जाती है, क्योंकि जैसे ही उसने एक निवाला लिया
तो निवाला लेने के दौरान ही उस सब्जी में उसको कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसको देखते ही शायद वो ये समझ गई थी कि वो क्या चीज है, क्योंकि जब वो उस तरीके से चिल्लाकर उठी थी तो उठने के दौरान ही उसको अजीब तरीके से और काफी जोर जोर से उल्टी आने के जैसा कुछ होने लग गया था, क्योंकि शायद उसने अभी तक जो कुछ भी खाया था उसके बारे में उसको समझ में आ गया था कि उसने क्या खाया है, और उस चीज की वजह से उसको इतनी ज्यादा घृणा हो गई थी कि उसको उल्टी करने के जैसा हो रहा था। पर तभी जब हम दोनों उससे पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या है, तो वो उस खाने की प्लेट की तरफ अपने हाथ की उंगली से इशारा करती है, और जैसे ही वो उसकी तरफ इशारा करती है तो मैं और राहुल काफी गौर से उस खाने की प्लेट को देखते हैं। और जब हमने गौर से देखा तो हमें दिखाई दिया कि उसमें जो सब्जी डाली हुई थी उस सब्जी में किसी इंसान की आंख थी, जो कि किसी बेसन के पकौड़े की तरह तली हुई उस सब्जी में पड़ी हुई थी। अब जैसे ही हमें वो चीज दिखाई दी तो उस वक्त मैं उन दोनों से सिर्फ इतना ही बोल पाता हूं कि मैं तुमसे कब से कह रहा था कि यहां से निकल लो, ये जगह ठीक नहीं है। क्योंकि इस ढाबे में ये जो कोई बूढ़ा आदमी और लड़की है, ये कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि कोई छलावा है जिसने आज हम लोगों को यहां पर अपने जाल में फंसा लिया है। अब मेरे मुंह से इतना सुनते ही वो दोनों फटाफट उस ढाबे के बगल में हमारी जो गाड़ी लगी हुई थी उस गाड़ी की तरफ भागने लगते हैं, और मैं भी तुरंत ही ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी को वहां से स्टार्ट करके आगे की तरफ निकलने की कोशिश करता हूं। लेकिन ताज्जुब वाली बात यह थी कि मेरे द्वारा काफी एक्सीलेटर देने के बावजूद भी गाड़ी वहां से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रही थी, बल्कि मीटर में तो यह दिखा रहा था कि गाड़ी फुल स्पीड ले रही है। पर तभी हमें एहसास हुआ कि गाड़ी हल्की सी पीछे की तरफ से ऊपर उठी हुई है। इसी वजह से जैसे ही मैं पीछे की तरफ देखने वाले मिरर में देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि वही लड़की जो कि एक नरभक्षी चुड़ैल थी, वो हमारी गाड़ी को पीछे की तरफ से अकेली ही ऊपर उठाए हुए हैं। अब उस चुड़ैल को उस तरीके से हमारी गाड़ी को ऊपर उठाया हुआ देखकर हम लोगों को यह समझ में आ गया था कि आज हम यहां से जिंदा बचकर नहीं निकलने वाले। पर तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है और मैं अचानक से ही गाड़ी को फुल एक्सीलेटर देने के साथ एक झटके में ही रिवर्स गियर डालकर गाड़ी को काफी तेजी से पीछे की तरफ लेता हूं, जिसकी वजह से गाड़ी हल्का सा झटका खाती है और उस झटके के साथ ही वो जो चुड़ैल थी वो पीछे गिर जाती है। और उसके बाद जैसे ही गाड़ी के टायर नीचे जमीन के ऊपर टिकते हैं तो गाड़ी फुल स्पीड में पीछे हो जाती है। पर इस दौरान हमारी गाड़ी का एक टायर उस लड़की के ऊपर से निकल जाता है, जिसकी वजह से उसकी वहां पर इतनी भयंकर चीख निकलती है कि उस चीख की वजह से ही हम लोग बुरी तरीके से कांप गए थे। पर तभी सोनिया पीछे की तरफ से बोलती हैं कि संजय जल्दी करो, कैसे भी करके गाड़ी को यहां से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकालो। उसके ऐसा बोलते ही जैसे ही मैंने आगे वाला गियर डाला और गाड़ी को वहां से भगाया तो गाड़ी को भगाते वक्त हमें पीछे की तरफ से उस लड़की की इतनी भयंकर तरीके से चीखने की आवाज सुनाई देती है कि जैसे वो अपने हाथों से अपने शिकार को निकलता हुआ देखकर बुरी तरीके से सदमे में चली गई हो। पर इसी दौरान मैं देखता हूं कि कोई शख्स हमारी गाड़ी के बिल्कुल बराबर में दौड़ रहा है। अब जैसे ही मुझे ये चीज महसूस हुई तो मैं अपनी गर्दन को हल्का सा साइड में घुमाकर देखता हूं और उस उतनी तेज रफ्तार में चलती हुई कार में जब अपने बगल में देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि हमारी कार के बराबर उतनी तेज रफ्तार में उस ढाबे के ऊपर वो जो बिल्कुल बूढ़ा सा आदमी दिखाई दे रहा था, अब वो बूढ़ा आदमी हमारी कार के बिल्कुल बराबर दौड़ रहा था। उस बूढ़े आदमी को अपने साथ उतनी तेज रफ्तार में दौड़ता हुआ देखकर उस वक्त हम तीनों को अपनी आंखों के ऊपर यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो कुछ भी हमने देखा है वो वास्तव में ही हकीकत है, या फिर ये हम लोगों को डराने के लिए ही दिख रहा है। लेकिन जब मेरा ध्यान बगल में उस दौड़ते हुए बूढ़े की तरफ चला गया था तो तभी अचानक से ही मेरी कार सामने की तरफ किसी चीज से टकराती है और उस चीज से टकराने के साथ ही हमारी कार उस सड़क पर 3-4 बार गोल गोल घूम जाती है। और फिर जैसे ही कार एक जगह पर रुकती है तो उसके बाद अचानक से ही हमें हमारी गाड़ी के बोनट के सामने से वही लड़की खड़ी होती हुई दिखाई देती है जिसको हम लोग उस ढाबे पर पीछे की तरफ छोड़कर आए थे। पर तभी सबसे अच्छी बात यह थी कि उस वक्त हमारी कार का जो मुंह था उस ढाबे की तरफ था। इसी वजह से मैं गाड़ी को वहीं से रिवर्स गियर डालता हूं और काफी तेज स्पीड में पीछे लेने लगता हूं। लेकिन जब मैं अपनी कार को पीछे की तरफ ले रहा था तो उस वक्त मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था जिसको देखकर मेरा दिमाग बिल्कुल चकरा गया था, क्योंकि गाड़ी जितनी भी तेज स्पीड में पीछे जा रही थी वो लड़की उसके साथ साथ ही
कार के बोनट के बिल्कुल पास में ही किसी हवा में तैरते हुए चीज की तरह हमारे साथ साथ पीछे की तरफ आ रही थी। यानी कि उस वक्त ना ही तो वो भाग रही थी और ना ही चल रही थी, बल्कि बोनट के ऊपर उसके शरीर का जितना भी हिस्सा दिखाई दे रहा था, उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे या तो वो हमारी गाड़ी के बोनट के ऊपर किसी चीज को पकड़कर खड़ी हुई हैं या फिर हवा में तैर रही हैं। अब ये चीज होते ही हमें समझ में ही नहीं आया कि आखिर इससे हम अपना पीछा कैसे छुड़ाएं। लेकिन जिस दौरान हमारी कार पीछे की तरफ जा रही थी, उसी दौरान कार को रिवर्स लेते लेते ही मुझे सड़क के बगल में कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसको देखकर मुझे अपनी आंखों के ऊपर विश्वास ही नहीं हुआ था कि जो कुछ मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं वो वास्तव में ही हकीकत है या फिर कोई फिर से इस चुड़ैल के द्वारा किया गया आंखों का धोखा है। दरअसल उस वक्त मुझे दिखाई देता है कि जब मैं अपनी कार को रिवर्स ले रहा था तो सड़क के बगल में एक दूसरी कार खड़ी हुई थी, और जिस दौरान मैं अपनी कार को पीछे लेकर जा रहा था तो उस दौरान वो कार मुझे अपने से दूर जाती हुई दिखाई दे रही थी। यानी कि वो कार तो अपनी जगह पर ही खड़ी हुई थी, पर जब हम लोग पीछे जा रहे थे तो उस कार को देखकर मुझे अचानक से ही झटका सा लगता है, क्योंकि उस वक्त वहां पर वो कार अकेली नहीं खड़ी थी, बल्कि उसके पास में 2 लोग और खड़े थे। और अब आगे जो कुछ मैं कहने वाला हूं उसको सुनकर आपके भी पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि उस कार के पास वो जो 2 लोग खड़े हुए थे वो और कोई नहीं बल्कि रोहित और पवन ही थे। पवन कार का बोनट खोलकर आगे की तरफ उसमें कुछ करने में लगा हुआ था और रोहित उसके पास में खड़ा खड़ा मोबाइल से उसको रोशनी दिखा रहा था। अब जैसे ही मैंने ये चीज देखी तो मैं अचानक से ही कार को ब्रेक मारता हूं, पर जैसे ही मैंने ब्रेक मारा तो पीछे की तरफ से सोनिया चिल्लाती हैं कि संजय, तू पागल हो गया है? वो चुड़ैल हमारे बिल्कुल सामने है और तू कार को रोक रहा है। पर जैसे ही मैंने कार रोकी तो अचानक से वो जो चुड़ैल थी वो भी हम लोगों को दिखना बंद हो गई थी। पर तभी मैं उन दोनों से कहता हूं कि क्या तुम्हें भी सामने की तरफ वही दिखाई दे रहा है जो मुझे दिखाई दे रहा है? तो मेरे ऐसा कहते ही सोनिया और राहुल दोनों ही एक साथ ये बात बोलते हैं कि अरे वो रोहित और पवन ही हैं। इतना बोलते ही वो दोनों मेरे से कुछ कहे बिना ही गाड़ी का फाटक खोलकर नीचे उतर जाते हैं। पर उस दौरान मैं उन्हें बार बार चीख चीख कर ये कहता हूं कि गाड़ी से नीचे मत उतरो और गाड़ी में फटाफट वापस बैठो। पर मेरे द्वारा कई बार ऐसा कहने के बावजूद भी वो नहीं मानते हैं और सबसे पहले तो सोनिया भागती हुई उन दोनों के पास चली जाती हैं। जब सोनिया उनके पास जाती हैं तो मैं गाड़ी में बैठा बैठा ही काफी देर तक उनको नोटिस करता हूं। जब मुझे सब कुछ नॉर्मल लगा तो फिर मैं भी अपनी कार को उनके पास ले जाकर रोक देता हूं, क्योंकि मुझे लगा कि हो सकता है शायद मैंने उस ढाबे में जो कुछ देखा था वो एक ब्रह्मजाला था और इस वक्त मैं अपनी आंखों के सामने जो कुछ देख रहा हूं वो हकीकत है। यही सोचकर मैं भी अपनी कार को वहां पर ले जाकर रोकता हूं और फिर उन दोनों से कहता हूं कि अरे यार रोहित, तुम लोग कहां आ गए थे? हम लोग कब से तुम्हारे फोन के ऊपर ट्राई कर रहे थे। तो मेरे ऐसा कहते ही पवन वहां पर कुछ ऐसा बोलता है जिसको सुनकर मेरे कान खड़े हो गए थे। दरअसल पवन ने मेरे ऐसा बोलते ही मुझसे कहा कि राहुल और सोनिया को तो हम लोग नहीं मिले थे, पर तुम्हें तो मिले थे। इसका मतलब पवन को भी इस बात का पता था कि मैंने उस चुड़ैल को उसकी लाश को खाते हुए देखा था। पर अगर पवन मर चुका था तो फिर उस वक्त वो बिल्कुल जिंदा इंसान की तरह मेरे सामने कैसे था? अभी मैं ऐसा सोच ही रहा था कि तभी अचानक से ही मेरी नजर उनकी कार की पीछे वाली सीट की तरफ जाती है और जैसे ही मैं उनकी पीछे वाली सीट की तरफ नजर डालता हूं तो उस वक्त वहां पर देखते ही मुझे कुछ ऐसा समझ में आया था जिसको समझ में आते ही मैं राहुल और सोनिया से बोलता हूं कि भागो यहां से। अब जैसे ही मैंने ये बात बोली तो राहुल मुझसे कहता है कि यार संजय, तू पागल हो गया है। अभी तो हम रोहित और पवन को ढूंढ रहे थे और जब ये दोनों मिल गए हैं तो तुम यहां से भागने की बात कर रहे हो। पर उस वक्त मैं राहुल की एक नहीं सुनता हूं और उन दोनों का हाथ पकड़कर वहां से खींचते हुए उन्हें सिर्फ इतना बोलता हूं कि मैं तुम्हें सारी चीजें गाड़ी में बैठने के बाद समझाऊंगा, पर तुम अभी मेरे साथ गाड़ी में चलकर बैठो। लेकिन जैसे ही मैंने उन दोनों का हाथ पकड़कर उन्हें खींचते हुए ये बात बोली तो पवन बोलता है कि तुम कहीं नहीं लेकर जाओगे इन्हें, ये यही रहेंगे हमारे पास ही। पर मैं उसकी कही हुई इस बात का कोई जवाब नहीं देता हूं और उन दोनों को जबरदस्ती अपने साथ कार में ले जाकर बैठा देता हूं। पर जैसे ही मैंने उनको कार में बैठाया तो पवन और रोहित काफी तेजी से चलते हुए मेरी कार की तरफ आने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो मेरी कार के पास पहुंच पाते, मैं अपनी कार को काफी तेजी से घुमाते हुए सामने की तरफ मोड़ता हूं
और उसके बाद फुल स्पीड में वहां से दौड़ा लेता हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी कार को वहां से निकाला तो सोनिया मुझसे कहती हैं कि यार संजय, लगता है तुमने आज कोई नशा कर रखा है। भला इतनी देर से पवन और रोहित हमें मिल नहीं रहे थे, और जब वो मिल गए हैं तो तुम उन्हें इस हालत में वहां पर छोड़कर भाग आए हो। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था कि उनकी कार खराब हो गई थी? ऐसे में हमें उनकी मदद करनी चाहिए थी। अब जब सोनिया ने मुझसे ये बात बोली तो मैं उन दोनों को, यानी कि राहुल को और सोनिया को, कुछ ऐसा बताता हूं जिसको सुनकर उन दोनों की जीभ अपने तलवे से चिपक गई थी। यानी कि मेरी वो बात सुनते ही वो एक शब्द भी आगे नहीं बोल पाए थे, क्योंकि जिस वक्त उन दोनों के रोहित और पवन के पास जाते ही जब मैं भी अपनी कार को लेकर वहां पर गया तो जिस दौरान मेरी नजर उनकी कार की पीछे वाली सीट के ऊपर पड़ी तो मुझे उस सीट के ऊपर वही लड़की बैठी हुई दिखाई देती है जो लड़की अभी कुछ देर पहले हमारे पीछे पड़ी हुई थी और जिसको मैंने उस ढाबे में पवन की लाश को खाते हुए देखा था। इसके साथ ही उस वक्त राहुल और सोनिया ने तो रोहित और पवन के कपड़ों की तरफ गौर से नहीं देखा था, लेकिन उस कोहरे और अंधेरे में जिस वक्त मेरी गाड़ी की फोग लैंप की रोशनी उनके कपड़ों की तरफ पड़ रही थी तो मुझे उन दोनों के कपड़े पूरी तरीके से खून में सने हुए दिखाई दे गए थे। और उस चीज को देखकर मैं समझ गया था कि रोहित और पवन सच में ही मर चुके हैं। इस वक्त उस चुड़ैल ने उनकी आत्मा को हमारे सामने इसलिए हाजिर किया है ताकि वो हमको भी अपने जाल में फंसा सके। अभी मैं कार चलाते हुए सोनिया और राहुल को यह बात बता ही रहा था कि तभी कोई पीछे से काफी तेजी से हॉर्न बजाते हुए मेरी कार को बहुत तेजी से हिट करता है, जिसकी वजह से हमको एक बहुत तेज झटका लगता है। लेकिन वो तो टाइम रहते मैंने अपनी कार को संभाल लिया था, पर जैसे ही मैंने साइड वाले मिरर में देखा तो मुझे दिखाई दिया कि रोहित और पवन अपनी कार को काफी तेज स्पीड में दौड़ाते हुए ला रहे हैं और वो बार बार मेरी कार को हिट कर रहे थे। लेकिन इसके साथ ही वो जो लड़की थी वो अभी उनकी कार में पीछे वाली सीट पर बैठी हुई थी। ये चीज देखकर मुझे ये समझ में आ गया था कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये रोहित और पवन अपने मन से नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो चुड़ैल उनसे ये सब कुछ करवा रही है। लेकिन वो चीज होते ही जब राहुल और सोनिया ने भी अपनी आंखों के सामने वो सब कुछ होता हुआ देखा तो वो दोनों मुझसे यही कहने लगते हैं कि यार अच्छा हुआ जो तू हम दोनों को वहां से ले आया, वरना शायद आज हमारी भी वहीं पर मौत तय थी। ऐसी बातें करते करते हम तीनों हमारी कार को इतना तेजी से दौड़ाकर उस सड़क से बाहर निकाल कर ले आते हैं जिस सड़क को हमने उस हाईवे के ऊपर से पकड़ा था। लेकिन जैसे ही हम उस हाईवे के ऊपर फिर से पहुंचे तो हमें बिल्कुल वैसा का वैसा ही जाम लगा हुआ मिलता है। यानी कि उस वक्त भी उस हाईवे पर उतना ही ट्रैफिक था। लेकिन जैसे ही हमारी कार उस मोड़ से वापस हाईवे के ऊपर चढ़ती है तो हाईवे के ऊपर चढ़ते ही हमें हमारे से ठीक सामने 100 मीटर की दूरी पर ही रोहित और पवन की कार खड़ी हुई दिखाई देती है और वो दोनों अपनी कार के बगल में खड़े खड़े सिगरेट के कश ले रहे थे। पर तभी अचानक से ही उन दोनों की नजर हमारी कार की तरफ पड़ जाती है और वो दोनों अपनी कार को छोड़कर हमारी ओर आने लगते हैं। अब एक बार फिर से उनको अपनी तरफ आता हुआ देखकर मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि इस वक्त हो क्या रहा है। क्या पीछे की तरफ जो कुछ हुआ था वो एक छलावा था और सामने जो पवन और रोहित खड़े हुए हैं वो वास्तव में ही जिंदा हैं, या फिर एक बार फिर से ये उस चुड़ैल की कोई चाल है। पर तभी पवन आकर मेरी कार का शीशा खटखटाता है, जिसके चलते मैं शीशे को पूरा तो डाउन नहीं करता हूं बल्कि हल्का सा डाउन करता हूं। जिसके बाद वो काफी गुस्से में हम लोगों से कहता है कि यार तुम लोग कहां चले गए थे, हम कब से यहां पर खड़े खड़े तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तो उस वक्त मैंने भी हिम्मत करके पवन से सिर्फ इतनी ही बात बोली कि यार तुमने ही तो हम लोगों को कॉल करके पीछे की तरफ वो जो मोड़ है वहां से उस सिंगल सड़क पर आने के लिए कहा था। अब जैसे ही मैंने पवन से ये बात बोली तो पवन अपने मुंह को अजीब सा बनाते हुए मुझसे कहता है कि हमने तुम्हें कब कॉल किया था, हम तो कब से तुम्हारे फोन के ऊपर ट्राई कर रहे हैं, लेकिन तुम में से किसी का भी फोन लग नहीं रहा था और पीछे की तरफ तो कोई भी मोड़ नहीं है। अब जैसे ही पवन ने ये बात बोली तो मुझे उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा अचंभा हुआ, पर तभी मैं ये बात तो समझ गया था कि यहाँ काफी सारा ट्रैफिक है, तो ये लोग इस वक्त तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ कर नहीं सकते हैं। इसी वजह से मैं हिम्मत करके कार से नीचे उतरता हूँ और फिर थोड़ा सा पीछे जाकर देखता हूँ तो वास्तव में ही वहां पर ना ही तो कोई सड़क थी और ना ही कोई मोड़ था जिससे कि इतनी देर से हम लोग वापस निकल कर आए थे। पर तब भी मुझे पवन और रोहित के ऊपर विश्वास नहीं था,
इसी वजह से मैं उन दोनों से कहता हूं कि ठीक है, तुम अपनी कार को लेकर आगे आगे चलो, हम तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं। ये बात बोलने के बाद हम लोग वापस से वहां से रवाना हो गए थे। पर कुछ ही देर में उनकी कार फिर से उस ट्रैफिक में ना जाने कहां गायब हो जाती है। लेकिन फिर 15 से 20 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अचानक से आगे की तरफ एक बहुत बड़ा जाम लगा हुआ हम लोगों को मिलता है। और जैसे ही हम लोग वहां पर पहुंचते हैं तो हमें सुनने को मिलता है कि किसी कार वाले का एक्सीडेंट हो गया है जिसमें 2 लोग मौजूद थे। अब जैसे ही हमने ये बात सुनी तो हम तीनों ही हमारी कार को हाईवे के बिल्कुल किनारे लगाते हैं और फिर वहां से उस ट्रैफिक में से ही पैदल चलते हुए जैसे ही आगे की तरफ जाते हैं तो उस वक्त तक वहां पर पुलिस भी आ चुकी थी और जो कार एक्सीडेंट हुई थी उसको क्रेन से हाईवे से साइड में हटाया जा रहा था। लेकिन उस कार को देखकर हमारे पैरों तले से जमीन खिसक गई थी, क्योंकि वो कार किसी और की नहीं बल्कि रोहित और पवन की ही थी। और सड़क के ऊपर जो सफेद कपड़े में लिपटी हुई डेड बॉडी पड़ी हुई थी, वो दोनों की दोनों डेड बॉडी भी उन दोनों की ही थी। लेकिन जब पुलिस से हमने बातचीत की तो हमें पता चला कि उनका तो 3 घंटे पहले ही एक्सीडेंट हो चुका था। अब जैसे ही हमने ये बात सुनी तो हम बिल्कुल हक्का बक्का रह गए थे, क्योंकि 3 घंटे पहले से ही हमारे साथ वो सब कुछ होना शुरू हुआ था। यानी कि लगभग 3 घंटे पहले ही रोहित और पवन ने हम लोगों को कॉल करके उस सड़क पर आने के लिए कहा था। लेकिन जिस दौरान उस हाईवे के ऊपर ये सब कुछ हो रहा था, उसी दौरान अचानक से ही मेरी नजर उस ट्रैफिक में चलती हुई है एक कार की तरफ जाती है। और जैसे ही मैं उस कार की तरफ देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि उस कार को एक लड़की ड्राइव कर रही है और उसके बगल में आगे वाली सीट पर एक बूढ़ा सा आदमी बैठा हुआ है। लेकिन अब आप लोगों को यह जानकर हैरानी होगी कि उस कार को जो लड़की चला रही थी वो और कोई नहीं बल्कि वही नरभक्षी चुड़ैल थी। और उसके बगल में जो बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था वो बूढ़ा आदमी भी और कोई नहीं बल्कि वही ढाबे वाला बूढ़ा था। पर तभी जब उनकी कार हमारे बगल से गुजरती है और पुलिस वाले उस ट्रैफिक को क्लियर करने के लिए धीरे धीरे सभी गाड़ियों को आगे की तरफ निकाल रहे थे, तो वो लड़की उस कार से वहां से निकलते वक्त हम लोगों की तरफ देखकर एक अजीब सी स्माइल देती हैं और उसके बाद वहां से निकल जाती हैं। पर वो चीज देखते ही मेरा तो दिमाग ही चकराने लगा था, क्योंकि उस वक्त हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर हमारे साथ हुआ क्या है। और जो सबसे ज्यादा दुख वाली बात थी वो ये थी कि रोहित और पवन उस चुड़ैल के हाथों मारे गए थे, जिसके बाद हम उनकी डेड बॉडी को लेकर वहीं से वापस आ गए थे और हमारी वो ट्रिप कैंसिल हो गई थी। लेकिन उस दिन के बाद मैं अपनी जिंदगी में कभी भी किसी भी दूसरी ट्रिप के ऊपर नहीं गया हूं और ना ही मुझे कभी किसी ट्रिप पर जाना है, क्योंकि वो हादसा आज भी मेरे जहन में बिल्कुल वैसे की वैसे ही बैठा हुआ है। रात के वक्त जब मैं सोता हूं तो मुझे मेरे कानों में रोहित और पवन की अजीब अजीब तरीके से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। वो लोग सपनों में आकर मुझसे कहते हैं कि भाई हमें बचा ले, इस तरीके से हमें छोड़कर मत जा। और एक चीज जो मेरे साथ होती है वो ये है कि हर महीने की अमावस्या को मुझे बिल्कुल एक ही सपना आता है, जिस सपने में मैं उसी ढाबे के ऊपर बैठकर खाना खाता रहता हूं और मेरे सामने जो प्लेट रखी हुई रहती है उस प्लेट में रोहित और पवन के शरीर के अंगों की ही बनाई हुई सब्जी होती है। और ये बात मुझे पता भी होती है कि ये सब्जी उन्हीं के शरीर के अंगों की बनी हुई है, पर फिर भी मैं सब्जी को खाता रहता हूं। अब मैं ऐसा क्यों करता हूं इसका मुझे आज तक भी पता नहीं चला है, और वो सपना मुझे क्यों आता है ये भी मुझे समझ में नहीं आया है। अगर आप लोगों को इस चीज के पीछे की कोई वजह समझ में आती है और मुझे वो सपना आना किस तरीके से बंद हो सकता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो अब मैं उन लोगों के नाम लेता हूं जिन्होंने कल की हमारी स्टोरी पर सबसे पहले कमेंट करके ये बताया था कि वो कहां से कहानी सुनते हैं और उनका नाम क्या है। तो सबसे पहले हरप्रीत भाटिया हैं, अमृतसर पंजाब से, ललित वर्मा हैं, आगरा यूपी से, श्याम हैं मणिपुर से, धनश्री वर्मा हैं खंडाला से, शरीफ हैं सूरत से, जिग्नेश कुमार हैं गोपालगंज से, रेणुका रामोशी हैं मुंबई से, मौसमी शर्मा हैं मोतिहारी बिहार से, सुमित्रा हैं कोलकाता से, निहार सिन्हा हैं असम से, अरविंद भाई राज रिंकल, दीप सोनल और स्वरा हैं राजकोट गुजरात से, राजकुमार वाइबा हैं काठमांडू नेपाल से, पूनम हैं सोनीपत से, लता पद्माने हैं पुणे से, रहनुमा शेख हैं नई दिल्ली से, राजश्री हैं ठाणे मुंबई से, मोहम्मद बासिल हैं करेला से, नेहा हैं ओडिशा से,
राज कश्यप हैं कानपुर से, ममता हैं अलीगढ़ से, वाजिद तबस्सुम हैं पटियाला हाउस लाहौर पाकिस्तान से, निहार सिन्हा हैं शिलोंग मेघालय से, नरेश कुमार लोधी हैं अब्दुल्लागंज से, रितु थापा हैं मेरठ से, गुरजीत राणा हैं फिरोजपुर से, जजवीर सहोता हैं नॉर्थ ईस्ट शिलोंग मेघालय से, हर्ष हैं बिहार से, राखीबा हैं दिल्ली से, राज तागड़े हैं छिंदवाड़ा से, प्रशांत तिवारी हैं दिल्ली से, नेहा मलिक हैं सोनीपत से, बलांगीर ओडिशा से, नंदन कुमार हैं जमुई बिहार से, गणेश बाबू हैं ओडिशा से, हैदर अब्बास हैं कतर से, राजवीर सिंह बन्ना हैं दूदू जयपुर राजस्थान से, पूनम धानका हैं राजकोट गुजरात से, ऋत्विक, कमलेश और विशाल हैं सूरत गुजरात से, राहुल वर्मा हैं दिल्ली से, जीएम शेख हैं अहमदाबाद गुजरात से, दीपक ठाकुर हैं दिल्ली से, सहजाद हैं झारखंड से, यूएस तिवारी और हर्ष तिवारी हैं प्रयागराज से, अनोखे लाल हैं यूपी से, प्रिंस महंतो हैं बेगूसराय बिहार से, रोहित जाटव हैं बिहार से और सबसे लास्ट में रंजीत बन्ना हैं दूदू जयपुर राजस्थान से। तो दोस्तों, ये थे उन लोगों के नाम जिन्होंने कल वाली स्टोरी पर कमेंट करके ये बताया था कि वो कहां से कहानी सुनते हैं और उनका नाम क्या है। साथ ही अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि आपका ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है।